पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। इस शो में हर बार की तरह जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी सही। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर थे। वो मधुबनी के झंझारपुर आए और उन्होंने जो कई विकास परियोजनाएं हैं उसका जिक्र किया, जो कामकाज सरकार कर रही है उसको गिनवाया, किस तरह से जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है इसका भी जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीते दिन जम्मू कश्मीर में हमला हुआ है उसका भी जिक्र किया और कहा कि जो कल्पना से भी कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्हें लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अपना प्रिय मित्र भी बताया। हम देख रहे थे कि कई दिनों से जो बीजेपी के साथ साथ जो जेडीयू के भी नेता हैं वो लगातार इस तैयारी में जुटे थे, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो। ये तमाम लोग लगातार तैयारी में जुटे थे कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसे सफलतापूर्वक किया जा सके, अधिक से अधिक लोग जुटे। हमने सभा में काफी भीड़ भी देखी। ललन सिंह का संबोधन हो, नीतीश कुमार का हो और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी चीजों का जिक्र किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही कि जिस चीज का कयास लगाया जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उस पर पूर्ण विराम या अल्प विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा हमें कुछ मंच से सुनने को नहीं मिला। अजीत जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया। देखिए वेंकटेश जी, प्रधानमंत्री ने आज अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने जो पहलगाम के में मारे गए पर्यटक लोग थे उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने हम लोग भी लाइव सिटीज की तरफ से उन तमाम देश के उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी उस हृदय विदारक घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, और आतंकवादियों ने जो बर्बर हमला किया उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। ये एक समय ऐसा लग रहा था वेंकटेश जी की प्रधानमंत्री की ये यात्रा रद्द हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और सरकार उसके रिस्पॉन्स की तैयारी में लगी हुई है। कल शाम में हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और उसमें कई बड़े फैसले किए गए। जो सिंधु जल संधि को रोका गया, स्थगित किया गया, वीजा बंद किए गए और कई फैसले हुए। और प्रधानमंत्री का आज कानपुर में कार्यक्रम था जहां उनको मेट्रो रेल के दूसरे चरण का उद्घाटन करना था और कोई 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना था। लेकिन प्रधानमंत्री की वो यात्रा रद्द हो गई, वो कानपुर नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री मधुबनी गए, मधुबनी आए, मतलब उन्होंने वहां जाकर आकर के भाषण दिया। तो इसके कई कारण हम लोग एक कारण तो ये भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव है जिसकी वजह से, और इसकी तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। और दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री को एक कड़ा संदेश देना था आतंकवादियों को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी। तो वो एक मंच था, वहां से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। बहुत तीखी प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की थी और उन्होंने कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी, और इसकी सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जो अनप्रेसिडेंटेड होगी, वो ऐतिहासिक होगी। और उन्होंने कहा कि जो बची खुची जमीन है आतंकवादियों की वो भी उनसे छीन लेने का समय आ गया है। इसका मतलब कि भारत कोई डिसाइसिव एक्शन की तैयारी कर रहा है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने मधुबनी से किया, आकर के बिहार से किया। इसका क्या आगे जो ये घटना हुई है और प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, इसका आगे किस तरह से इस्तेमाल होगा, बीजेपी, जेडीयू या एनडीए के लोग किस तरह से इसको लेकर के बिहार के लोगों के बीच जाएंगे। क्योंकि बिहार में भी एक अधिकारी बिहार के थे, आईबी में काम करते थे, हैदराबाद में पोस्टेड थे मनीष रंजन, उनकी भी हत्या हुई है वहां। तो वो उसको बिहार के लोग किस तरह से लेते हैं, ये एक अलग देखने वाली बात थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का। वो इस हालात में भी आए, जो देश के हालात है वहां आए और उन्होंने सभा की। इस कार्यक्रम को लेकर के, प्रधानमंत्री की इस सभा को लेकर के वेंकटेश जी, सबसे ज्यादा जो आपने कहा जो दिलचस्पी थी वो ये थी कि एनडीए के लीडरशिप को लेकर के, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। हाँ। क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के एक संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। एनडीए से कौन नेतृत्व करेगा इसमें कोई परेशानी नहीं। सब आदमी कह रहा है कि नीतीश कुमार ही चुनाव का नेतृत्व करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव में अगर जीत जाते हैं, एनडीए को विजय मिलती है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बात कोई नहीं कह रहा है। और उल्टे जो हम लोगों जिस दिन से ये चर्चा शुरू हुई है वो इंडिया टुडे समूह के कार्यक्रम में एजेंडा आज तक में अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। उसके बाद इस तरह के कई बयान आ चुके हैं। हम लोगों ने देखा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन विजय सिन्हा ने जो कहा कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा तभी अटल जी का सपना पूरा होगा। फिर उसके बाद कई और लोगों ने इस तरह के बयान दिए। बाद में उन बयानों को लोगों ने वापस भी लिया या उन पर सफाई भी आई, लेकिन स्पष्टता नहीं आई।
आप याद करिए कि अमित शाह ने दोबारा भी एक दूसरे मीडिया समूह के कार्यक्रम में भी जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। फिर ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो है ही नीतीश कुमार। तो ये स्पष्टता नहीं आई। आज ये माना जा रहा था कि 24 तारीख की सभा में मधुबनी में प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा कर सकते हैं, प्रधानमंत्री इस बात का ऐलान कर सकते हैं, ये जो कंफ्यूजन है इस कंफ्यूजन को समाप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने नेतृत्व को लेकर के कोई बात नहीं की। नीतीश कुमार को उन्होंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया, तो ये एक सामान्य संबोधन होता है लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहना। अपना प्रिय मित्र बताया। वो बिहार में जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, जिस नेता के क्षेत्र में जाते हैं उस नेता को अपना मित्र बताते हैं। ये भी एक सामान्य जो फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब इसको संबोधन का एक तरीका होता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री अपना प्रिय मित्र बताते हैं और जहां भी जाते हैं वहां बताते हैं। तो ये प्रिय मित्र कहना और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहना ये एक बहुत सहज, एक स्वाभाविक बात होती है, जो बात कहने का तरीका होता है। फिर भी एक अच्छी बात ये रही कि जैसे पिछली बार उन्होंने कार्यक्रम में अपना उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कह दिया था नीतीश कुमार को, वो उस तरह का कोई संबोधन उन्होंने नहीं किया। वो बहुत बैड टेस्ट में लिया था। कई लोगों ने उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी उसकी कि आप लाडला दुलरुआ कैसे कह सकते हैं अपने समकक्ष के नेता को। उन्होंने लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा, तो नीतीश कुमार लोकप्रिय है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। प्रिय मित्र कहा, चलिए ये मित्रता तो थोड़ी बीच बीच में टूटती रहती है, उसका कुछ अर्थ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जो नहीं कहा गया उसका अर्थ है, जो कहा गया उसका ज्यादा अर्थ नहीं है वेंकटेश जी। जो नहीं कहा गया उसका वो महत्वपूर्ण है, वो कहा जाना चाहिए था, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। और दूसरी तरफ जो है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो इंडिया ब्लॉक है, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस है, उस अलायंस में काफी हद तक स्पष्टता आ गई है। उस अलायंस में ये लगभग कह दिया गया है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसा सीधे नहीं कहा गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन उनको बना दिया गया है। तो ये मान लिया गया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता भी होंगे। सबसे बड़ी पार्टी चुनाव के बाद उन्हीं की होगी, तो वो बनेंगे मुख्यमंत्री। ये स्पष्टता आ गई है। वह अच्छा, दूसरी तरफ भी एक तरह की स्पष्टता है कि प्रशांत किशोर नेता है और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री की दावेदारी में जो सी वोटर का सर्वे हुआ उसमें बड़ी तेजी से नंबर 2 पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह नंबर 2 पहुंच ही गए लगभग। वो तो बराबर हो ही गया नीतीश कुमार के बराबर का, नीतीश कुमार से आगे चले गए, नंबर 2 हो गए वो। अभी जहां तक हमको ध्यान आ रहा है, पिछली बार जो हुआ था 17 पर है वो, नीतीश कुमार 15 पर थे, और नीतीश कुमार 15 पर है और 36% पर तेजस्वी यादव। तो नंबर 2 हो गए प्रशांत किशोर। तो एक चैलेंज नंबर 1 नंबर 2 जब सीएम का कैंडिडेट बिहार में दिखने लगा और एक विभाजन होने लगा राजनीतिक स्तर पर, दोनों तरफ पाला खींचा जाने लगा कि इधर कौन खड़ा होगा, इधर कौन खड़ा होगा, उसमें एनडीए की तरफ से अनाउंस नहीं होना एनडीए की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भी ये उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा होगी। वो घोषणा नहीं हुई। कोई ऐसा संकेत भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया जिससे ये लगे कि प्रधानमंत्री का कोई ऐसा सद्भाव है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद। भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते भाई, वो सीधे प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कहते। प्रधानमंत्री के कहने का मतलब है कि पॉलिसी स्टेटमेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री कोई साधारण नेता या पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता। वो कहता है तो नीतिगत बात हो जाती है, इसलिए भी डायरेक्टली प्रधानमंत्री नहीं कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि इतना भी कह दिया जाता कि विकास की जो धारा बिहार में चल रही है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जारी रहेगी, तो इतने से भी बहुत मैसेज चला जाता है। ये भी कह दिया जाता कि ये मोदी और नीतीश की सरकार है और मोदी नीतीश की सरकार के लिए आप वोट करिए विकास के मौजूदा उसको जारी रखने के लिए। तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया, मतलब इशारा भी नहीं हुआ है। जिसको बोलते हैं इशारा करता है, वो इशारा भी नहीं हुआ है। तो ये एक टॉकिंग पॉइंट है। ये इस पर एक विचार की जरूरत है। इससे एनडीए की संभावनाओं पर क्या असर होगा इसका आकलन करने की जरूरत है। एनडीए के अंदर जो जेडीयू बीजेपी के संबंध इससे कैसे प्रभावित होंगे वो एक पहलू है। इसमें उस पहलू पर आप वेंकटेश जी हम लोगों को जो है उस पर चर्चा होगी निश्चित रूप से। एनडीए के अंदर का समीकरण इससे प्रभावित होगा। क्या लगता है एनडीए का जो? हाँ, बिल्कुल। हमने बीते दिन भी देखा था कि जो बड़े नेता हैं और बक्सर से जो पूर्व सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया था और कहा था कि जो नीतीश कुमार है उन्हें डिप्टी पीएम बनना चाहिए, जिसके बाद भी जो काफी चर्चा है वो तेज हो गई थी। और जिस तरह से इस आयोजन को लेकर के जेडीयू अपना पूरा का पूरा अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और पूरा जेडीयू अपने आप को ला करके खड़ा कर दी थी, तो कहीं ना कहीं इस बात की तो उम्मीद थी कि, लेकिन जब ये ऐलान नहीं हुआ है, हमने देखा कि चिराग पासवान भी मंच पे थे। बीते दिन चिराग पासवान की भी चर्चा हो रही थी, क्या वो बिहार लौटेंगे। तो इन तमाम चीजों पर जो एनडीए के अंदर का समीकरण है
इस पर तो कहीं ना कहीं चीजें होंगी ही कि आखिर अंदर खाने क्या बात चल रही है मुख्यमंत्री को लेकर के। हाँ, ये बात ठीक है वेंकटेश जी। इसमें आपने कहा ना, इसमें दो बातें हैं, मतलब एक तो एनडीए के संबंधों की जो हम लोग ने बात की, दूसरा जेडीयू की तैयारी की, उसकी भी खास तौर से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू ने बड़ी तैयारी की थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक तो ये भी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वित्त मंत्री आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव वन और पर्यावरण मंत्री आ रहे हैं, सब आदमी मिथिला जा रहा है। तो मिथिला का जो इलाका है उसको बीजेपी जेडीयू दोनों, मतलब एनडीए बड़ी कल्टीवेट करने में लगा हुआ है, क्योंकि उधर एनडीए की सबसे मजबूत जमीन दिख रही है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मिथिला के इलाके में एनडीए बहुत आगे है बाकी अपने जो मुकाबले जिनसे होने हैं उनके। बाकी जगह तो कई जगह सीमांचल पूर्वांचल का समीकरण हम लोग जानते हैं कि वहां लड़ाई नजदीकी होगी और नीतीश कुमार का वोट वहां काम आता है। या फिर हम लोग मगध साहबाद का देखें, लोकसभा में जिस तरह से नुकसान हुआ एनडीए को, तो मगध साहबाद में नुकसान विधानसभा में भी हो सकता है। उसके बाद जो हम लोग का इलाका है चंपारण, सारण या तिरहुत का इलाका, उस इलाके में भी टक्कर होती है, अच्छी टक्कर होती है। मिथिला का एक इलाका है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस एनडीए का दिख रहा है। हम लोगों ने देखा कि बजट में भी मिथिला को लेकर के मखाना बोर्ड बनाने की बात हो या कोसी कैनाल की बात हो, वो सब मिथिला को लेकर के, मिथिला सेंट्रिक कुछ चीजें हुई हैं। एम्स भी मिथिला उसी वहीं बन रहा है, या एयरपोर्ट भी वहां बन रहा है। तो ये चीजें बात हुई है। उस नजरिए से हम लोग अगर देखें तो जेडीयू ने इस रैली को बड़ा बनाने, ग्रैंड रैली करने और उसका क्रेडिट लेने का बहुत प्रयास किया। और इसलिए भी जेडीयू के नेता उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं इसमें, और वो घोषणा करने में कोई हिचक नहीं हो, इसके लिए जेडीयू ने एक बड़ा शो और बड़ा ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की थी। देखिए, हम लोग ने एक दिन और चर्चा की थी, हम और ज्ञानेश्वर जी जब इस पर बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के और उनके एनडीए की संभावनाओं पर या जेडीयू की तैयारियों पर, तो ये कहा गया था उस समय। हम लोगों ने देखा, सब जगह मीडिया में ये खबर भी आई कि ललन सिंह खुद ही हर जिले की बैठक और हर जिले के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। सबको निर्देश दिया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। हर विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट के प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं, उनसे कहा गया था कि आप 5,000 से कम भीड़ नहीं आनी चाहिए। अगर उससे कम भीड़ आती है तो आप भूल जाइए, टिकट मांगने के हकदार आप नहीं रहेंगे। तो जेडीयू ने, वो संजय झा का इलाका है, वो वहाँ राज्यसभा सांसद है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, तो इन सब लोगों की ताकत लगी हुई थी वहां। और ये कोशिश हो रही थी कि ज्यादा से ज्यादा एनडीए के लोग आए, मतलब जेडीयू के बैठकें भी हो रही थी। हाँ, बैठकें हो रही थी, साझा बैठकें भी हुई और सबके सारी तैयारी हुई थी। और आपको ध्यान होगा कि इसके पहले प्रधानमंत्री की जो भी सभा होती है, वो प्रधानमंत्री की सभा होती है, एक तरह से बीजेपी की सभा होती है। उसमें सब कुछ प्रधानमंत्री का होता है, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगते हैं, नमो नमो के नारे लगते हैं, सारी तैयारी उस हिसाब से होती है। और वो साफ दिखता है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को जेडीयू ने एक प्रयास किया था कि हम जेडीयू और एनडीए का कार्यक्रम बनाए, इसमें जेडीयू के ज्यादा लोग आए। हम लोग देखते हैं कई जगह, दिल्ली के रामलीला मैदान की सभाएं हमने देखी है, चाहे बीजेपी की सभा हो या कांग्रेस की। जो नेता भीड़ लेकर के आता है वो अपनी एक अलग पहचान दिखाता है, ताकि मंच पर मौजूद नेता को दिखाई दे कि ये भीड़ किसकी है। ये भीड़ कांग्रेस की सभा होती है तो हमने पहले भी कहा है कि गुलाबी रंग का साफा बांध के लोग आते हैं, तो ये पता चलता है कि ये लोग हरियाणा के आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग। तो वैसी पहचान, उस तरह का जेडीयू ने कुछ करने की कोशिश की थी वहां इस सभा में प्रधानमंत्री के, ताकि जेडीयू का भी दिखे कि जेडीयू के इतने लोग हैं और उसकी इतनी लोकप्रियता है और नीतीश कुमार के इतने समर्थक हैं। तो अगर थोड़ी बहुत कोई कसर, कोई हिचक प्रधानमंत्री को रहती है तो उसको छोड़ करके और नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर दें, या कोई इशारा ही कर दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की धारा बिहार में ऐसी बहती रहेगी, डबल इंजन की सरकार ऐसी काम करती रहेगी। लेकिन कोई इशारा भी नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जेडीयू के लोगों को वेंकटेश जी इससे निराशा हुई होगी। जेडीयू ने जितनी मेहनत की थी, जितना प्रयास किया था, ललन सिंह ने और संजय झा ने जितनी ताकत लगाई थी, उनको निराशा हुई होगी। अब उस निराशा का एनडीए के अंदर के समीकरण पर क्या असर पड़ता है, ये एक समझने की बात होगी। ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है वेंकटेश जी की कहीं ना कहीं जो एनडीए के अंदर भी एक शाहमात का खेल चल रहा है। उस शाहमात के खेल में हर आदमी अपनी अपनी गोटियां चल रहा है उस बिसात पर, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो लोजपा आर, या फिर हम हो जीतन राम मांझी की, या उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो। सबके अपने अपने दावपेच हैं और ये दावपेच कोई नई बात नहीं है और ना अनहोनी बात है। आमतौर पर गठबंधन जब रहता है तो चुनाव के पहले इस तरह की चीजें होती हैं। हर व्यक्ति दबाव की राजनीति करता है अपनी सीटें ज्यादा लेने के लिए।
तो उस नजरिए से भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में भी ये बात होगी, प्रधानमंत्री के दिमाग में भी ये बात होगी कि अगर हम नीतीश कुमार का नाम अनाउंस कर देते हैं या नीतीश कुमार के लिए इशारा कर देते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी का अपर हैंड हो जाएगा, एनडीए के अंदर जेडीयू का अपर हैंड हो जाएगा। ये मैसेज चला जाएगा कि जेडीयू का मुख्यमंत्री बनेगा तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल घटेगा, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। फिर ये भी एक दिमाग में होगी कि अगर अपर हैंड कर देंगे तो सीट के बंटवारे में बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी। तो ये जो सहमत का खेल है, इस सहमत के खेल में अभी एक दाव बीजेपी ने चल दिया है वेंकटेश जी। इस बात की मतलब उम्मीद सच में लगाई जा रही है। जो मिथिलांचल का क्षेत्र है वहां अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो 60 सीटों में 40 एनडीए के खाते में आई थी। तो इस तरह से एक मिथिलांचल को जमीन बनाया जा रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे, तो उन्होंने फिर वही जिक्र किया कि 2005 के पहले अब हम कहीं नहीं जा रहे। मतलब एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उन लोगों ने सब गड़बड़ कर दी, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार 2005 के पहले का जिक्र। तो ये किस चीज की ओर इशारा है? मतलब एक संदेश है कि हम अब यहीं स्थिर हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आप बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई। हम उस पर आएंगे। उसके पहले जरा ये जो हम लोग अभी जो अंदर का समीकरण एनडीए का है वो उसमें ये हम तो जैसे पहले कहा ना कि मिथिला का इलाका फोकस कर रहे हैं, 60 में 40 है तो उसको 50 करना है। इस तरह की राजनीति अपनी बीजेपी और जेडीयू की तैयारी है। लेकिन समीकरण जब जैसे बीजेपी ने एक दाव चला, पहले जेडीयू ने एक दाव चला कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग ले आएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे और उस ताकत से हम लोग कुछ हासिल करेंगे। अब वो हासिल नहीं हुआ। बीजेपी का दूसरा दाव आ गया, बीजेपी का एक दाव उस पर कि उसने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने नहीं अनाउंस किया नीतीश कुमार का नाम। तो अब ये देखना होगा कि जेडीयू का क्या दाव रहता है, जेडीयू आगे क्या इस तरह से जो अब लोकल लीडर्स पर बात आ गई। राष्ट्रीय नेता तो चले आए, प्रधानमंत्री अपना भाषण दे करके चले आए। अब लोकल लीडर्स कैसे इसको मैन्यूवर करते हैं, कैसे चीजों को मोड़ते हैं, किस दिशा में, क्योंकि ये सवाल उठेगा। जैसे हम लोग सवाल उठा रहे हैं तो और लोग भी ये सवाल उठाएंगे कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री आए और एक तरह से ये चुनाव का बिगुल बजाया है, चुनाव का ऐलान किया है उन्होंने, तो इसमें नीतीश कुमार का जिक्र नहीं हुआ बतौर मुख्यमंत्री। तो उस पर ये मतलब ये अब लोकल लीडर्स के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से मोड़ते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से स्पिन देते हैं, क्या ट्विस्ट दिया जाता है। लेकिन ये चीजें चलेंगी। इस पर चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया देखने वाली होगी, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो भी नीतीश कुमार के साथ अलग लेवल पर शाहमात का खेल खेल रहे हैं। और आपने अश्विनी चौबे की बात कही ही, जो कह रहे थे कि राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए नीतीश कुमार को, अब बिहार की राजनीति उनको छोड़ देनी चाहिए, उनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए। तो ये सब चीजें अभी चलती रहेंगी। इसका मतलब अभी ये क्लैरिटी नहीं होगी और इसका कुछ ना कुछ लाभ उठाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक करेगा। आपस के इस सहमत के खेल का सारी छोटी पार्टियां जो एनडीए की वो भी अपना लाभ उठाने की कोशिश करेगी। तो इस पर हम लोग को नजर रखनी होगी। अब जो इसमें दूसरा पहलू हम लोग का है, जो आपने कहा नीतीश कुमार के कि उसका उनके भाषण का और उनकी शैली का, उनकी देह भंगिमा का, उनकी भाव भंगिमा का, उनके इस पर सबकी नजर है वेंकटेश जी। और जो उनके नाम की घोषणा नहीं हो रही है या उनको लेकर के कोई हिचक है, रिलक्टेंस है भारतीय जनता पार्टी के अंदर या एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टियों के अंदर, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं उनकी मानसिक शारीरिक सेहत की वजह से। अभी पिछले कई महीनों में जो हम लोगों ने वीडियोस देखे या जो उनकी भाव भंगिमा दिखी, जो उनके विचित्र हाव भाव दिखे, उनकी विचित्र बातें दिखी, उससे ये मैसेज गया कि अब वो मानसिक अवस्था में अपनी मतलब बेस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ नहीं है। वो सरकार को अब उस तरह से नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है जैसे उन्होंने 2005 से अभी तक किया है। तो इसका एक नुकसान भी हो सकता है। देखिए, तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेतावस्था में है और प्रशांत किशोर भी लगातार इसको इशू बनाए हुए हैं कि भाई नीतीश कुमार बिना देखे अपने मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते हैं। तो उनका तो यहाँ तक दावा था कि अपने उप मुख्यमंत्रियों का नाम भी वो देख के बताते हैं। तो ये स्थिति जो नीतीश कुमार के बारे में धारणा बनाई गई है कि वो अब सक्षम नहीं रहे मानसिक रूप से और सरकार का नेतृत्व करने की ताकत उनमें नहीं बची, उसका जवाब देना जरूरी था। एक बड़ा मंच था, इस मंच से एक जवाब देना था। और ये जवाब इसलिए देना था क्योंकि हम लोग उठाए सवाल और भी लोगों ने सवाल उठाया कि जब महिला संवाद यात्रा निकली तो मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। तो उससे भी एक संदेह लोगों के मन में हुआ कि भाई अब मुख्यमंत्री का बोलना भी बंद हो गया। पहले तो कुछ भी बोलते थे, अब बोल भी नहीं रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं के बीच नहीं बोल रहे हैं तो जनता के बीच जाकर के क्या बोलेंगे। तो ये सवाल, इसका जवाब देना था। तो हम सब लोगों की नजर थी कि आज मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं वहां अपने भाषण में। वो आए, कागज लेकर के आए, भाषण उन्होंने जो एकदम लिखा हुआ था
जो जिस तरह से लिखा हुआ था, बिल्कुल उसको उस डॉटेड लाइन पर उन्होंने अपनी बात अक्षरशः कही। पड़ गए। हाँ, अक्षरशः वो पढ़ रहे थे उसमें, उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। तो ये एक स्वाभाविक होती है कि ये आए और तो जो भी चीजें लिखी हुई थी, सवाल अब ये उस पर आगे हम बात करेंगे। पहले ये कि उनकी जो भंगिमा थी पढ़ने की, वो कोई बहुत उत्साह जगाने वाली नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था, देख के ही पढ़ रहे हैं फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आपका मस्तिष्क काम कर रहा है, मतलब आप पूरी तरह से अपने सेल्फ में है, आप कंट्रोल में है, ये नहीं लग रहा था। ये वो उनकी शक्ल सूरत से, उनके भाव भंगिमा से वो चीजें और प्रमाणित हो रही थी कि वो अब नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है, जनता को संबोधित करने की स्थिति में नहीं है, कोई मैसेज कन्वे करके, कोई संदेश दे करके लोगों में उत्साह भरने की स्थिति नीतीश कुमार की नहीं है। वो कोई उत्साह नहीं जगा पाए, वैसा भाषण नहीं था कि कोई उत्साह जगा। देखिए, नीतीश कुमार कभी भी बहुत ओजस्वी और बड़ा आक्रामक भाषण देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, बहुत विनम्र सौम्यता के साथ वो बात रखते हैं, लेकिन बड़ी तथ्यात्मक बात रखते हैं। तथ्य होते हैं उस बात में, और उनकी बातों से मैसेज हर वर्ग लेकर के जाता है, चाहे महिलाएं हो, चाहे अति पिछड़ा समाज हो, या दलित महादलित समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, फॉरवर्ड हो, सब अपने अपने लिए संदेश लेकर के जाते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ बातें होती हैं। पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें वो बातें नहीं है। आपने एक बात कही कि वो कोई 2005 के पहले की बात कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि हम अब कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, सब गड़बड़ नहीं करेंगे। ये बातें आप बताइए, आपने भी तो, आप भी सुन रहे हैं, उनके इतने महीनों वर्षों से उनकी बातें सुन रहे हैं, क्या ये बातें ऐसी नहीं थी कि जो लगा कि पिछले कई महीनों से जो कह रहे हैं उसी को दोहरा रहे हैं, फिर आप उसमें कोई भी नयापन? बिल्कुल हर मंच से यही चीज सुनने को मिलती है कि 2005 के पहले हमने कुछ नहीं बिहार में था, 2005 के बाद ही सब कुछ, और मतलब एक रटी रटाई 10 लाइन है, उसी के इर्द गिर्द उनका जो पूरा भाषण है वो सिमट जाता है। हाँ, तो हमने पहले उस दिन एक दिन, और हम लोग के नियमित दर्शक हैं उन्होंने देखा होगा, हमने 10 लाइन पढ़ के सुनाई थी, ज्ञानेश्वर जी के साथ बात कर रहे थे कि ये 10 लाइन बोलेंगे नीतीश कुमार 24 तारीख को, और एकदम वही 10 लाइन उन्होंने आज मंच से कह दिया। तो अब इसका थोड़ी बारीकी में अगर जाए, जो हम लोग जितनी समझदारी है अपनी, हम लोग को मेडिकल साइंस को बहुत नहीं समझते हैं, लेकिन जिस मानसिक कंडीशन की बात, जिस मेंटल कंडीशन की उनकी बात हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य की बात होती रहती है। अभी हम लोग कई बार चर्चा किए, उनके विदेश जाकर के इलाज कराने की भी बात हुई, दिखाने की भी बातें हुई, अब उसकी पुष्टि कोई नहीं करता है, लेकिन उसमें जब स्थिति डिटोरिएट होती है, क्रमशः जब उसका क्षरण होता है, तो फिर आपके लिए कोई भी नई बात कह सकना मुश्किल हो जाता है। जिसको भी ये बातें होती हैं, हर घर के बुजुर्ग को, किसी भी घर के बुजुर्ग को हो सकती है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक कंडीशन है, जो बीमारी होती है उम्र के साथ होती है, तो उसमें आप कोई नई बात नहीं कह पाते हैं, और नई बात समझ के अपने दिमाग में बिठाना मुश्किल हो जाता है। वेंकटेश, ये इस तरह के लक्षण होते हैं, लेकिन पुरानी बातें आपके ध्यान में रहती हैं। तो संभवतः यही कारण है कि जो लिख के भी दिया जाता है उसमें कोई नई बात नहीं लिखी जाती है, क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन होने की बात होती है। ऐसा लगता है कि उसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ उल्टी सीधी बात कह देंगे। इसी वजह से पुरानी जो रटी रटाई बातें हैं, जो वो कई बार कह चुके हैं, वही लिखी जाती है। आपने कहा ना कि किसी का नाम नहीं लिया, तो उसमें नाम नहीं लिया लिखा जाता है, क्योंकि नाम लिखे होने पर भी कंफ्यूजन होने की संभावना है, और नाम में गड़बड़ी हो जाने की संभावना रहती है। तो इसीलिए उतनी ही बातें लिखी जाती हैं, वही बातें लिखी जाती हैं जो उनके अचेतन मस्तिष्क में बैठी हुई है, चेतन मस्तिष्क में नहीं। चैतन्य तो वो नहीं दिखते हैं, चैतन्य तो वो बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं। तो उनके अवचेतन में जो चीजें बैठी हुई हैं वही लिखी जाती है। तो ये चीज उनके अवचेतन में बैठी हुई है कि सब कुछ हमने किया है, ये बात उनको याद हो गई है, और वो इस बात को मानते भी हैं कि सब कुछ हम ही ने किया है। तो ये कहने में कभी गलती नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ हम ही ने किया है। और 2005 के पहले कुछ था क्या जी? कुछ नहीं था, सब हम किए। 2005 के बाद जो हुआ बिहार में, सब 2005 के बाद ही हुआ। हमसे 2 बार गड़बड़ी करा दिया, लोग लेके चला गया लोग उधर, लेकिन अब हम फिर कभी उधर नहीं जाएंगे, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तो ये 8-10 लाइनें हैं जो वो हर जगह बोलते हैं। अब सवाल है कि अब इसमें 2 दुविधा है वेंकटेश जी। एक दुविधा तो ये है, जो हम लोगों ने कई बार कहा, कि उनकी सार्वजनिक उपस्थिति कम करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब वो बोलते हैं, इस तरह से जो उनकी भाव भंगिमा होती है, देखिए प्रधानमंत्री के साथ भी वो एक तरह से चुहलबाजी कर रहे थे, बगल में बैठे हुए उनको पकड़ रहे थे, हंस रहे थे। आज भी हमने ये तस्वीर देखी। और इसका मैसेज, और तुरंत सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल हुई। कई लोगों ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे देश में बड़ी हंसी खुशी का माहौल है। देश में हंसी खुशी का माहौल नहीं है, देश में आज गम का माहौल है।
बिल्कुल। देश आज 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 दुख मना रहा है। जो कश्मीर में मारे गए हैं लोग पहलगाम की बैसरान घाटी में, उन सारे लोगों का अंतिम संस्कार आज ही हो रहा है। बिहार के भी जो मनीष रंजन की हत्या हुई, उनका भी अंतिम संस्कार आज ही हो रहा है। भले रांची में उसकी शोक सभा हुई, उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई, या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सभी राज्यों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं उनके अंतिम संस्कार में मंत्री जा रहे हैं। देश शोक मना रहा है, राष्ट्रीय शोक है। देश में एकदम शोक की घड़ी है। प्रधानमंत्री का की भाव भंगिमा उसी शोक वाली थी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर शोक भी था और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थी, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई। लेकिन नीतीश कुमार कुहल कर रहे हैं, नीतीश कुमार हंस रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, हंसी मजाक की बातें हो रही। तो अब नीतीश कुमार ऐसा करेंगे तो प्रधानमंत्री को भी जाहिर है कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी होगी। तो वो तस्वीरें वायरल हुई, वो वीडियोस वायरल हो गए। अभी 4 घंटे भी नहीं हुए और उनकी तस्वीरें चारों तरफ होने लगी। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या आज कोई हंसी खुशी का माहौल है। तो ये इस तरह की जब भी घटना होती है, इस तरह के कार्यक्रमों में नीतीश कुमार जाकर के जब इस तरह की चीजें करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। एनडीए को नुकसान होता है, जेडीयू को भी नुकसान होता है, बीजेपी को भी नुकसान होता है। तो हम लोगों ने कई बार ये हम लोगों ने भी कहा, और जेडीयू के लोग महसूस भी करते हैं, बीजेपी के लोग भी महसूस करते हैं कि सार्वजनिक उपस्थिति कम की जाए। सिर्फ बोलने का मामला नहीं है, उनकी देह भंगिमा का भी मामला है। वो जिस तरह की बातें करते हैं, जैसे राष्ट्रगान हो रहा था तो वो खड़े होकर के और नमस्ते प्रणाम करने लगे, पड़ोसी से, बगल में खड़े व्यक्ति से बात करने लगे। तो कुछ नहीं भी बोले तब भी नुकसान हो जाता है। आज उस तरह का माहौल उस तरह फिर मंच पर एक दिखने को मिला। तो अब दुविधा ये है कि क्या इन चीजों से बचने के लिए लोगों की नजर में नीतीश कुमार को लेकर के हास्यास्पद स्थिति नहीं बने, मजाक नहीं बने, नुकसान नहीं हो, तो इसके लिए उनको सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा जाए। एक ये बात हुई। लेकिन अब चुनाव के साल में क्या आप बंद करके रख सकते हैं, छिपा करके रख सकते हैं? ये बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत मुश्किल है। ये दुविधा बीजेपी की भी है, जेडीयू की भी है कि दिखाते हैं, मतलब जिसको सांप चुछुंदर वाली दशा कहते हैं, वो दशा है कि निगल लिए तो मर जाएंगे और उगल दिए तो अंधे हो जाएंगे। तो ये स्थिति है कि आप न ले आए तो सवाल उठेगा, अपोजिशन के लोग सवाल पूछेंगे कि भाई मुख्यमंत्री कहाँ गायब हो गए, जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो ये जनता भी सवाल पूछने लगेगी कि भाई जिनके नेतृत्व में लड़ना है वो कहाँ गए, और ले जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था जाहिर होती है, तो उसका अलग नुकसान होता है। तो दोनों के नुकसान है। अब बीजेपी, जेडीयू को और बाकी सहयोगी पार्टियों को भी ये प्लान करना है कि किसमें कम नुकसान होगा, वो काम करना है कि किसमें कम नुकसान हो। नुकसान तो दोनों अवस्था में है। तो आज भी हमने देखा कि जो बोल रहे थे नीतीश कुमार, जो लिखा हुआ जो लाइनें थी, जिस अंदाज में वो पढ़ रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब उससे उसकी निगेटिव ही चर्चा होगी। बिल्कुल, जिस तरह से वो बोल रहे थे, मतलब वो जो कागज पर लिखा गया था अक्षर से उसी को पढ़ रहे थे, उससे इतर कहीं कुछ नहीं बोले। बस एक बार उन्होंने इशारा किया कि आप लोग के जब हम साथ आए और उसी समय जो बिहार का पूरा विकास हुआ, उन्होंने फिर बजट और तमाम चीजों का भी जिक्र किया। हाँ, तो वो एक चिंता की बात होगी। इस सभा में भी ले तो आए, मान लीजिए कि जो महिला संवाद यात्रा में कुछ नहीं बोलने से जो माहौल बना था, बिगड़ा था, उसको दूर करने के लिए आप ले आए, मंच पर वो सामने आए, कुछ बोले भी, लेकिन उससे कोई सकारात्मक मैसेज लेकर के, जो गांव-गांव से लोग आए थे, हजारों लोग, वो कोई सकारात्मक मैसेज लेकर के नहीं जाएंगे कोई। तो वो एक चिंता की बात रहेगी आगे। अब जेडीयू के लिए एक बड़ी चिंता, तो बड़ा सिरदर्द तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस नहीं किया। अब अगले किसी कार्यक्रम का इंतजार करिए, अगली किसी मीटिंग का इंतजार करिए जब नीतीश कुमार के बारे में कोई ऐलान हो। और दूसरी चिंता उनकी वो हो गई कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई सकारात्मक माहौल नहीं बना, इतनी मेहनत करके, इतनी भीड़ जुटा करके भी कोई हासिल उसका नहीं हुआ। अपोजिशन के लोगों को भी एक मौका इससे मिलेगा, अपने हिसाब से जो ट्विस्ट देना है वो ट्विस्ट देंगे। प्रधानमंत्री की बातों में कुछ चीजें जो हैं, वो एक तो उन्होंने जो कहा कश्मीर की घटना को लेकर के, तो ये चीज उबाल है लोगों में, बिहार के लोगों में भी खटपटाहट होगी, बेचैनी होगी, क्योंकि इस बार का हमला कोई साधारण हमला नहीं था। इसके पहले तक ये कहा जाता था, सब आदमी मतलब हम सब लोग कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन कश्मीर में सबने देखा कि धर्म पूछ करके हमला हुआ है, लोगों का धर्म पूछ करके, और उनको गोली मारी गई है। और इसके तुरंत बाद हम लोगों ने देखा कि आरएसएस के जो इकोसिस्टम के ट्विटर हैंडल्स हैं, जो एक्स के हैंडल है, जिसमें पंजन्य का भी एक हैंडल है, वहां से ऐसे पोस्ट आए जिसमें कहा गया कि कश्मीर में धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। तो ये एक मैसेज, एक कैंपेन एनडीए की तरफ से चलेगा कि अब धर्म महत्वपूर्ण हो गया, जाति महत्वपूर्ण नहीं, आप जाति महत्वपूर्ण, धर्म पूछ करके हमले हो रहे हैं।
तो ये प्रधानमंत्री ये बात अपनी तरफ से नहीं कहे, न कहेंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं है ना। अखबारों की सारी कवरेज इसी आधार पर है कि लोगों से धर्म पूछा गया, लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया, और असम के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य ने कलमा पढ़ दिया तो उनकी जान बच गई, और जो अधिकारी थे, वो अधिकारी, एक सम अधिकारी नाम था, वो नहीं पढ़ सके तो उनको गोली मार दी गई। ऐसा सब कई लोगों के साथ हुआ। तो ये एक इशू बनेगा, ये इशू बिहार में बनेगा, धर्म बनाम जाति का इशू बनेगा। तो जाति में जो डिवीजन करके जो एक माना जाता है कि बिहार में उसी आधार पर वोट पड़ता है, उस लिहाज से अब एक घटना, ये टर्निंग पॉइंट होगी और इसका कैंपेन आगे होगा। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर अगर बदले की कार्रवाई की बात कही है, जवाब देने की बात कही है, तो अगर जवाब दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बिहार से कनेक्ट होगा। हर बार कहा जाएगा कि बिहार में प्रधानमंत्री ने मधुबनी में ऐलान किया था। तो एक तो धर्म बनाम जाति का मामला ये इशू बनेगा, और दूसरे प्रधानमंत्री ने जो विकास की बातें कही, उन्होंने रैपिड रेल की बात कही, रेल की दूसरी परियोजनाओं की बात कही, तो वो इसका मतलब कि विकास का मुद्दा बिहार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, जिसको लेकर के अगर लीडरशिप नहीं आती है, लीडरशिप की घोषणा नहीं होती है, तो फिर कुछ इमोशनल इश्यूज और फिर विकास का इशू, ये दो मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे जो आज प्रधानमंत्री के भाषणों से निकला है, जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल अजीत जी, आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल जो बिहार के लोग हैं, उन्हें एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए आगे इंतजार करना होगा। जो ये बात कही जा रही थी कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है। ऐसी ही तमाम खबरों, राजनीतिक चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।